So hello everybody, welcome to the video and welcome to this channel called एंथ्रोशाला। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल इन यूपीएससी। ठीक है, देखिए इसके अंदर मैं आपको ये ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा दैट इस सोर्स को पढ़ लीजिए या फिर ये टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए तो आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे या फिर आप जो है वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स जो है वो स्कोर कर जाओगे। ऐसी किसी भी जो है वो ऐसी कोई भी टिप्पणी जो है ऐसी इस तरह की जो है नहीं की जाएगी। ऑन दी अदर हैंड आई विल टेल यू अबाउट द प्रोसेस कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कौन से फीडबैक लूप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं जिससे आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अब जो सवाल आता है वो ये आता है दैट व्हाट आर द गुड मार्क्स, एनी मार्क्स अबव 275 या फिर 280 दे आर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, जो भी आपके पास 275 से लेके 280 से ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं इन एनी ऑप्शनल। ठीक है, लेट अलोन एंथ्रोपोलॉजी। मैं यहाँ पे वो एम्बिशियस टारगेट्स की बात नहीं करूँगा कि 300 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं ये वो। ये देखो मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ कि 300 प्लस मार्क्स तभी स्कोर होते हैं व्हेन ऑल ऑफ योर वेरिएबल्स दे आर करेक्ट। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हो, यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कंटेंट अच्छा कर सकते हो, आप अपने आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हो, उसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं आप उनको अच्छा कर सकते हो। बट एट द एग्जामिनेशन डे देर आर मैनी अदर वेरिएबल्स ऑल्सो, और बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन के डे के ऊपर जो है कुछ ऐसा अतरंगी सवाल पूछ लिया जिसको देख के आप लोग जो है वो घबरा गए, इमोशंस जो है वो मैनेज नहीं हुए, या फिर जो है उस दिन आपका दिन ही ख़राब था जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि इवेंचुअली जो स्कोर है या फिर जो कंटेंट है, जो आप परफॉर्मेंस जो आप देना चाहते थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, या फिर वहाँ पे जो क्वेश्चन सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्वेश्चन सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो आपका ख़राब हो गया, ख़राब क्वेश्चन जो है वो आपने चूज़ कर लिया, जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो आप जो है वो नहीं चूज़ कर पाए। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब जो आपको कुछ सवाल आते थे। ठीक है, रिस्क आपने लिया लेकिन रिस्क जो है वो अच्छे से फेयर नहीं हो पाया है। सो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कि एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे 280 275 मार्क्स की बात क्यों की है, बिकॉज दिस स्कोर इज अचीवेबल with the help of answer writing, with the help of good content, with the help of good presentation and structure। अगर आप इन तीन वेरिएबल्स को जो कि प्रैक्टिसेबल हैं, जो कि इम्प्रूवेबल हैं, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, अगर आप इन तीन वेरिएबल्स को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से अपने इस प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हो चीज़ों को, देन एवेंचुअली आपके जो मार्क्स हैं वो 280 प्लस जो है वो जा सकते हैं, 270 प्लस जो है वो 275 प्लस जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी वेरिएबल्स भगवान भरोसे छोड़ के जो चीज़ें आपके पास हैं उनके ऊपर आपको जो है वो मेहनत करनी चाहिए। ओके, सो मैं अगेन इस प्रोसेस के बारे में जो है वो बात करूँगा। तो पहला तो है कि प्लीज़ कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, जो पहला स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी सिलेबस, कि सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लिया लेकिन सिलेबस जो है वो कंप्लीटेड नहीं है। सिलेबस आपको जो है वो 100% जो है वो कवर करना है। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा कि हर एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होना चाहिए, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड नीदर इट इज़ अचीवेबल। भाई मेरे टॉपिक्स 100% जो हैं वो मेरे खुद के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नहीं हैं। मेरे यहाँ मुझे भी जो है वो देर आर सर्टन टॉपिक्स जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, जिसका एक 360 डिग्री कवरेज मैंने ले लिया है, जिसके हर एक आस्पेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज है। बट ऑन दी अदर हैंड देर आर सर्टन टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मुझे भी अच्छे से नहीं आते हैं, जो कि अगेन मैंने भी बहुत ही जनरलाइज तरीके से पढ़ रखे हैं, जहाँ पे मुझे भी अभी काम करना पड़ेगा। एंड आई हैव बीन फॉर 7 years, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। तो अगेन इट्स अ एनॉर्मस सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर एक टॉपिक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं हो सकता।
ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सिलेबस को कवर करो, चाहे उसको जो है वो जनरलाइज तरीके से आपने कवर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक, इवन दो जनरलाइज तरीके से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेप इज राइटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए। प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, एक चैप्टर को लीजिए, लेट्स से मैरिज चैप्टर को लिया। मैरिज चैप्टर से देयर आर सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आप जो है वो लिख के आगे जो है वो लिख के जो है वो देखिए, ठीक है। अगेन यू विल राइट इट फ्रॉम योर नोट्स, अपने ही नोट से इनको लिखिए। लिख के इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एक मेंटर को जो है वो बताना है, मेंटर को बताना है, या फिर जो आपका गाइड होगा उस गाइड या फिर मेंटर को वो सवाल लिख के आपको दिखाने पड़ेंगे। यू हैव टू शो देम। अब आपका गाइड जो है, अगेन ही विल रेफर सर्टन मटेरियल, वो आपको कोई मटेरियल देगा या फिर वो आपको नोट्स दे देगा कि इन नोट्स से, इस मटेरियल से या फिर इस किताब से आप ये वैल्यू एडिशंस जो है वो कर लीजिए, ठीक है। देन आप जो है वो अपने नोट्स के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे। अगर आपका गाइड कहता है कि इस वैल्यू एडिशन को करके दोबारा से मुझे लिख के दिखाओ, अगेन यू विल राइट द सेम सिमिलर क्वेश्चंस और द सेम क्वेश्चंस, तो फिर उसको जो है वो दोबारा से आप लिख के दिखाओगे। सो एक फीडबैक लूप है कि आपके पास जो है देयर आर सर्टेन नोट्स, एक टॉपिक के नोट्स हैं, उन नोट्स से आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर कुछ खामियां थी, वो मेंटर को गए और मेंटर ने बेसिकली जो है वो एक वैल्यू एडिशन आपका कर दिया कि इन चीज़ों को आपको ऐड करना है, उन चीज़ों को आपने नोट्स के अंदर ऐड किया, एंड इवेंचुअली आपने जो है वो चीज़ों को रीराइट करके दिखाया या फिर रीराइट करके देखा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के लिए ये एक फीडबैक लूप जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक बहुत ही बेसिक मटेरियल, बेसिक नोट्स हैं, तो स्टार्टिंग में ही वैल्यू एडिशन को नहीं करने बैठ जाना है कि वैल्यू एडिशन करूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलां, ऐसा नहीं करना है। उन्हीं नोट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखिए, उन क्वेश्चंस को मेंटर को दिखाइए, मेंटर को सजेस्ट करने दीजिए दैट व्हाट इज द वैल्यू एडिशन, कि कहाँ से वैल्यू ऐड करना है नोट्स के अंदर, कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो वो आपका कंटेंट, वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक करके बताएगा, वो आपको फीडबैक देगा, एंड ऑन दैट फीडबैक आप जो है वो उन चीज़ों को रीराइट करोगे। अगर कंटेंट के अंदर खामी है तो कंटेंट को जो भी आपका जो मेंटर होगा वो कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा या फिर एटलीस्ट बता देगा कि यहाँ से इन चीज़ों को ऐड कर लो, ठीक है। दोज थिंग्स दे विल बी एडेड इन योर ओरिजिनल नोट्स, एंड देन यू विल ट्राई टू रीराइट ना भी हो तो आप जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एटलीस्ट, और जो पॉइंट्स हैं वो आप देख लोगे कि कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स मुझे जो है वो लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपकी बनती चली जाएंगी। इस तरह से सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व, उन सवालों को आप सॉल्व करोगे। उन सवालों को सॉल्व करके जो है वो आप ये देखोगे कि कहाँ पे खामियां हैं, एंड इवेंचुअली जो आपका फाइनल पेपर होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड रहता है। वहाँ पे भी जो सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे भी जो सवालों के अंदर जो कंटेंट पूछा जाता है या फिर कंटेंट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगेन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर ही एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर, फिर उसके बाद सवालों को बदल दिया व्हाट आर द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देन उसके बाद सवालों के अंदर हमने ये पूछना स्टार्ट किया व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, थ्योरीज क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। अब हो सकता है कि ये पूछना स्टार्ट कर दें कि फंक्शनलिज्म या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और या व्हाट इज द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये पूछ लिया जाए। देखो बात जो है वो यहां से शुरू हुई। अब एक मेंटर को साफ साफ पता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर ये सारी चीजें हैं, कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की आप डेफिनेशन लिखोगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के क्या बेसिस हो सकते हैं, क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के मायने हैं वो लिखोगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होता है, थ्योरीज क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वो लिखोगे। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का इम्प्लीकेशन आज के समाज के अंदर क्या दिखाई दे रहा है वो लिखोगे,
ठीक है, देन यू विल कंक्लूड। अब एक मेंटर को पता है दैट दीज आर द पार्ट्स, ये जो है पार्ट्स हैं जो कि आपको नीडेड हैं, ठीक है। तो जब आप इस सवाल को लिखते हो तो ऑब्वियसली मेंटर आपको अगर कोई एक पार्ट मिसिंग है तो वो पार्ट जो है वो सजेस्ट करके देगा कि इस पार्ट को इन्हांस करना है आपको, ठीक है। अगर मेंटर के पास मटेरियल अवेलेबल है और मेंटर जो है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है तो वो आपको मटेरियल दे देगा कि यहाँ से इन नोट्स से इस पार्ट को इन्हांस कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप उस पार्ट में से जो दो तीन पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर लोगे, या फिर उन चीज़ों को पढ़ोगे, उसमें से छोटा करके आपने 2-3 पार्ट को ऐड कर लिया, और यहीं से जो है वो अगले सवालों की प्रेडिक्शन है, यहीं से आएंगे अगले सवाल आपके, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे, जैसे जिसके साथ बेसिकली आप अपने मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फालतू में वैल्यू ऐड करना, फालतू में इधर उधर भागना, अगेन ये चीज़ें जो है वो आई वॉन्ट रिकमेंड एट ऑल, मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं उसी चीज़ को रिकमेंड करूँगा दैट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। नोट्स बनाइए 100% सिलेबस के आपके पास, चाहे जनरलाइज्ड नोट्स क्यों ना होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कीजिए, मेंटर को दिखाइए, मेंटर आपको समझा देगा कि क्या ऐड करना है, उन चीज़ों को सिर्फ ऐड कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, सिलेबस को कवर कीजिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन कवर योर सिलेबस इन 50 और 60 और 65 70 और डेज। पूरा सिलेबस विद आंसर राइटिंग सब कुछ कवर हो जाएगा ऐसे आपका, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप दैट दिस सेशन इट वाज इंसाइटफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।